today we are going to proceed further for fundamental rights as inserted in part 3 of Constitution of India. Fundamental rights. In our last lecture, we discussed that our preamble says that we want to ensure for its citizens, people, liberty, justice, liberty and equality. And for providing these things, fundamental rights, directive principles of state and fundamental duties have been created. Okay. कल हमने राइट टू इक्वलिटी डिस्कस की, जिसमें हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की बात की. आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वलिटी अमंग इक्वल्स. हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये अपने सिटीजन्स को देनी है. राइट. 15 ने बताया कि ग्राउंड्स कौन कौन से हैं जिनके ग्राउंड पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, प्लीज टेल मी, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस. आर्टिकल 16 ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इक्वलिटी यानी ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमने यह कहा था हमें इक्वलिटी कौन सी चाहिए, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है. तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट में जब तक हमारे को इक्वल राइट नहीं मिलेगा तब तक हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग इक्वल, हर एक चीज़ में बिफोर लॉ हम इक्वल हो और इक्वल प्रोटेक्शन मिले. राइट. तो हमने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी इक्वलिटी एंश्योर करी है फंडामेंटल राइट में. इसमें हमने एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा प्रोविजो देखा था. वो प्रोविजो ये था कि लेजिस्लेशन के पास पावर है कि वो क्लास लेजिस्लेशन तो नहीं बना सकती है पर्टिकुलर क्लास के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ. लेजिस्लेशन क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन क्लासिफिकेशन कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ एनहांसिंग इक्वलिटी. क्लासिफिकेशन यानी कि एक पूरी सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास को चुन सकती है, क्लासिफिकेशन कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ एनहांसिंग इक्वलिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया एनहांसिंग इक्वलिटी मीन्स, देखिए इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, यहाँ है कोई, यहाँ इसके बराबर है तो दोनों बराबर है. अब कोई यहाँ है नीचे सी, इसका स्टेटस यहाँ है, इसका स्टेटस ऑलरेडी नीचे है,
तो इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए, इसको यहाँ बी तक पहुंचाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है लेजिस्लेशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अनइक्वल टू द लेवल ऑफ इक्वलिटी। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैंने आपको रिजर्वेशन का एग्जांपल बताया था कि रिजर्वेशन जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप का इन एम्प्लॉयमेंट, SC, ST, OBC, ये जो है ये उसी तरह का लेजिस्लेशन है, उसी तरह का क्लासिफिकेशन है कि ऐसा रूल बनाया जाए कि इस पर्टिकुलर क्लास के जो लोग हैं उनके लिए क्लासिफाई कर दिया हमने कि हम इनका जो क्राइटेरिया है वो चाहे उनकी पढ़ाई का हो कि उनको 50% मार्क्स नहीं लाना, 40% लाना है, एलिजिबिलिटी का हो, या उनके पासिंग क्राइटेरिया है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्जामिनेशन में पासिंग क्राइटेरिया में भी ये डिफरेंस कर दिया है कि जो जनरल कैटेगरी है उसको 60 लाना पड़ेगा परसेंटेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और इस पर्टिकुलर क्लास के लिए 50 लाने में ठीक हो जाएगा या 55 लाने में हो जाएगा। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये तो अनइक्वलिटी है। फिर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 कहता है कि इस ग्राउंड पर आप अनइक्वलिटी कर नहीं सकते हो, और यहाँ पे आपने अनइक्वलिटी क्रिएट कर रखी है। बट दिस इज नॉट अनइक्वलिटी, दिस इज इक्वलिटी, इम्प्लाइड इक्वलिटी। मीन्स अनइक्वल्स को इक्वल करने के लिए भी, अपलिफ्टमेंट के लिए भी हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, यानी अनइक्वल्स को इक्वल करने के लिए। सो इक्वलिटी अमंगस्ट इक्वल, यानी कि ए अगर बी के बराबर है तब इसके लिए जो रूल है वही इसके लिए रूल है, लेकिन इक्वलिटी अमंगस्ट अनइक्वल नहीं है। अनइक्वल अगर कोई है तो उसको इक्वलिटी एनहांस करने के लिए, टू एनहांस इक्वलिटी, हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाई दिस कि एक थियरी ऑफ इकोनॉमिक लेयर उन्होंने क्रिएट की। थियरी ऑफ इकोनॉमिक लेयर, थियरी ऑफ इकोनॉमिक लेयर क्या कहती है? हमने नीचे के अनइक्वल्स को इक्वल करने के लिए हमने एक लॉ बनाया, एक स्पेशल प्रोविजन कर दिया अनइक्वल करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे वाले ने ऑलरेडी उसको अवेल कर लिया और वो यहां आ गया है और वो क्रीमी लेयर में आ गया है, मान लीजिए कि कोई इस लिस्ट में है लेकिन वो एग्जाम देकर IAS बन गया, अब उसका बच्चा वही चीज अवेल करना चाह रहा है कि भाई मुझे भी इक्वल करो, और वो डिस्क्रिमिनेशन लेना चाह रहा है, तो उसे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि क्रीमी लेयर में आ चुका वो। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी। यहां ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया गया है। समझ आ रही है बात? मतलब अगर तुम क्रीमी लेयर में आ गए, क्रीमी लेयर कहते हैं सोसाइटी की वो लेयर जो जिसका लिविंग स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर लेवल तक ऊपर है, राइट? तो आप ऑलरेडी इक्वल हो गए, आप इक्वल के बराबर आ गए। यहां पे जो ये C था वो ऑलरेडी B पर आ गया। अब C का बच्चा जो है ही वॉन्ट टू अवेल दिस विद इन दिस कैटेगरी, लेकिन ही इज ऑलरेडी इक्वल, तो ही शुड नॉट अवेल दिस। बट दिस वॉज द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। इसीलिए जब वो अदर बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, सर्टिफिकेट और एफिडेविट देते हैं कि हमारी कितनी इनकम है हमारी फैमिली में, ठीक है? तो दिस इज थियरी ऑफ इकोनॉमी। सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। नाउ वी कम टू लिबर्टी। हमने अभी इक्वलिटी की बात की, इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ओके? हमने अभी तक देखा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट। अब लिबर्टी पर आ गए। लिबर्टी हमें कौन कौन सी चाहिए थी? प्लीज टेल मी। आर्टिकल 21,
प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज सो बिग दैट हम बाकी अगर सारे फंडामेंटल राइट हटा दें तो वो इसमें ही आ जाएंगे। सिटीजन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड है जिसके लिए लॉ बना है, एक लाइफ और एक लिबर्टी। हमें कोई नहीं मारे, हमारे को हम प्रोटेक्टेड रहें, हमारी लाइफ प्रोटेक्टेड रहे और हमारी लिबर्टी कोई कर्टेल ना करे। हमें कोई जेल नहीं भेज सकता है बिना उसके, ठीक है। हमारी लिबर्टी को कोई कर्टेल नहीं करे। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ओके। ये वाला जो राइट है, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये क्या कहता है इसको हम देखेंगे। आर्टिकल 21 में स्टार्ट करते हैं एनी पर्सन। वुड एनीबडी रीड इट? आर्टिकल 21, एनी पर्सन shall not be deprived of his life, personal liberty, life and personal liberty, except procedure established by law. ओके। अब मुझे यदि फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो मान लीजिए जिसे ये प्रोटेक्शन मिली हुई है लाइफ की, उसने अगर किसी की लाइफ ले ली और उसे फांसी की सज़ा हो गई, तो वो तो कहेगा फांसी की सज़ा तुम मुझे कैसे दे सकते हो, मेरी लाइफ को लेने का तुम्हारे पास राइट ही नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट है जिंदा रहना। सिंपल। भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट है मेरी लाइफ, और माई लाइफ इज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुझे लिबर्टी मिली हुई है ऑफ लाइफ, ठीक है। आर्टिकल 21 ने मुझे लिबर्टी दे रखी है लाइफ की, तो तुम मुझे फांसी की देकर मेरी लाइफ कैसे ले सकते हो? तो ये जो लाइफ, राइट टू लाइफ है, ये अनब्रिडल्ड नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन यहां दे रखी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सेक्शन 302 में आईपीसी में फांसी दी गई है। तो तुम्हारी लाइफ को कोई नहीं ले सकता है। योर राइट टू लाइफ इज प्रोटेक्टेड बट एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर तुमने मर्डर किया है किसी का और तुम्हारा मर्डर का ट्रायल चला एंड यू वर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आईपीसी में सेक्शन 302 आईपीसी में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ट्रायल करवा के तुम्हारी लाइफ ली जा सकती है। समझ में आ गई? तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 गिव्स यू लाइफ, राइट टू लाइफ। एनी पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ, किसी की भी लाइफ को नहीं लिया जाएगा, किसी की भी लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो जो फांसी लगी, लाइफ लेने का जो प्रोसीजर हुआ, कोर्ट ने जो कहा हैंग टिल डेथ, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
क्लियर हो गई? तो दिस राइट ऑफ लाइफ और लिबर्टी इज नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड. It has a restriction that it can be taken away with the procedure established by law. Otherwise, you cannot be deprived of life. ठीक है? अब हम ये है राइट टू लाइफ पढ़ा हमने. अब हम लिबर्टी पढ़ते हैं. ठीक है? ये लाइफ आ गई, अब ये लिबर्टी आ गई. लिबर्टी में इन्होंने वर्ड डाल रखा है पर्सनल लिबर्टी. ओके, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंटरफेरेंस. कोई किसी तरह से मेरी लाइफ को, मेरे फ्रीडम को इंटरफेयर नहीं कर सकता है. आई एम ए फ्री बर्ड. तो लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम अदर्स इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन. अब तुम्हारी फ्रीडम जो है क्लास अटेंड करने की कर्टेल हो जाती है. तो योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड बाय योर एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. You have a freedom to attend the class, but at the whims of your employer, मालिक. क्लियर? सो पर्सनल लिबर्टी में लिबर्टी तो पूरी तरह से अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है. लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. किसी ने डकैती कर ली, किसी के ऊपर डकैती का केस चला, कोर्ट ने ट्रायल चलाया और उसे कहा इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years. आपने कहा मुझे जेल कैसे ले जा सकते हो, मेरे को राइट टू लिबर्टी दिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट है. तो क्या हम ये कहें कि आईपीसी जो है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ये दोनों के दोनों लेजिस्लेशन फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट क्या होता है? विरोधी. भाई हमें तो राइट टू लाइफ दे रखा है, लेकिन आईपीसी जो है हमें फांसी दिलवा देती है. हमें तो राइट टू लिबर्टी दे रखा है, लेकिन आईपीसी से हम जेल चले जाते हैं, लिबर्टी हमारी कर्टेल हो जाती है, जेल चले जाते हैं. तो क्या ये दोनों लेजिस्लेशन क्वेश्चन किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक बात याद रखिए, बाकी लेजिस्लेशंस में हम सेक्शन लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होता, आर्टिकल लिखते हैं. ये याद रखना, ए लिखना है. ओके. तो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई स्टेट ऐसा लेजिस्लेशन बनाता है जो फंडामेंटल राइट को का विरोधी है, तो उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर देगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. अभी हम आर्टिकल 32 की भी बात करेंगे. ठीक है? जिसमें रिट होती है. ठीक है? तो आर्टिकल 13 कहता है ऐसा कोई भी कानून स्टेट नहीं बनाएगा जिससे कि कोई फंडामेंटल राइट विरोधी हो, इनकंसिस्टेंट हो. तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो दोनों प्रोविजन है, आईपीसी का लेजिस्लेशन और सीआरपीसी का लेजिस्लेशन, ये तो विरोधी हो गए. मेरे को राइट टू लाइफ मिला हुआ है, मुझे फांसी दे देते हो, मेरी लाइफ को कहते हैं हैंग टिल डेथ. और मेरे को तो लिबर्टी का राइट मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट, मुझे जेल भेज देते हो. इसीलिए हम कहेंगे नहीं, इसके अंदर ही लिख रखा है कि तुम्हारी राइट टू लाइफ और लिबर्टी तो अवेलेबल है, लेकिन एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अगर किसी प्रोसीजर से, लॉ ने कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है, उसमें आपको आपकी लिबर्टी को कर्टेल किया जाता है या आपकी
लाइफ को कर्टेल किया जाता है तो वो तुम्हारे को वैलिड होगा, और उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, तो ये आर्टिकल 21 को बहुत ध्यान से समझना है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट लिबर्टी एंड लाइफ, और इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन। यह सिटीजन की बात नहीं कर रखी। एनी पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि क्या लाइफ एंड लिबर्टी इंडिया में अवेलेबल है एज फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स ओनली? नो, इट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। सो ये आर्टिकल 21 यूज्ड द वर्ड पर्सन। ओके, क्या उसमें दी हुई लाइफ और लिबर्टी का राइट अनब्रिडल्ड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है? नो, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। अनब्रिडल्ड मीन्स कोई रुकावट नहीं है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि हमारे पास लाइफ का राइट, फंडामेंटल राइट जरूर है, लेकिन हम किसी को मार देते हैं, दूसरे की ज़िंदगी ले लेते हैं, और हमें कोर्ट ट्राई करके और फांसी देता है, तो राइट टू लाइफ से डिप्राइव कर सकता है विद दी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसी तरह से हमने कोई क्राइम कमिट कर दिया जिसमें जेल जाने का प्रावधान है, और आपको कोर्ट ने एस्टेब्लिश करा कि आप कन्विक्टेड हो और जेल भेजा, तो दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 21 इज अनब्रिडल्ड। तो हमारे पास ये जवाब होगा कि इट इज नॉट अनब्रिडल्ड, इट इज रिस्ट्रिक्टेड राइट। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। हम आर्टिकल 21 को दोबारा से लिबर्टी के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, क्योंकि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट खाली जेल जाना या जेल से बाहर रहने से नहीं। लिबर्टी इंक्लूड्स व्हाट? ये देखिए कितना सारा है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ये तो हमारे प्रियम्बल में प्रोवाइडेड है कि लिबर्टी कितनी तरह की हमारे पास अवेलेबल है। लिबर्टी जो फ्रीडम है वो तो है ही, जो उसका फिजिकल फॉर्म है कि हमें जेल नहीं भेज सकते, लेकिन साथ में ये इतनी सारी भी है। तो हम ये सारी की सारी डिस्कस करेंगे, और लिबर्टी का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूसिव है, ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस प्लीज? किसी तरह की कोई डिफिकल्टी इक्वलिटी पर या लाइफ और लिबर्टी के फंडामेंटल राइट पर, रिजर्वेशन से रिलेटेड किसी तरह की कोई डिफिकल्टी? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? नो क्वेश्चंस प्लीज? सो थैंक यू।